नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर जास्मिन सालकर हेगड़े फर्टिलिटी मलकपेट ब्रांच से। इस वीडियो के जरिए आज हम यह देखेंगे कि आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान दो मुख्य प्रोसीजर्स एग कलेक्शन और एम्ब्रियो ट्रांसफर आईवीएफ लैब में कैसे किए जाते हैं। तो दोस्तों, आईवीएफ ट्रीटमेंट के 3 अहम हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो कि है ओवेरियन स्टिमुलेशन। इसमें ओवरीज में फॉलिकल्स यानी स्त्री बीज जिसे अंडे कहते हैं, यह तैयार होने के लिए इंजेक्शंस दिए जाते हैं। यह इंजेक्शंस महिला को माहवारी के दूसरे दिन से शुरू किए जाते हैं और लगभग 10 से 12 दिनों तक इंजेक्शंस लेने होते हैं। ये इंजेक्शंस के दौरान हम अल्ट्रासाउंड द्वारा ये मॉनिटर करते हैं कि ओवरीज में फॉलिकल्स कैसे तैयार हो रहे हैं। फॉलिकल्स जब अच्छे साइज के आ जाते हैं तब हम उन्हें एक स्पेशल इंजेक्शन से फाइनल मैच्योरिटी के लिए स्पेशल इंजेक्शन, ट्रिगर इंजेक्शन देते हैं और उसके 34 से 36 घंटों बाद आईवीएफ प्रोसेस का दूसरा हिस्सा यानी कि एग कलेक्शन या ओवम पिकअप करते हैं। एग कलेक्शन या ओवम पिकअप यह एक बहुत ही सिंपल डे केयर प्रोसीजर है जो आईवीएफ लैब में किया जाता है। एग कलेक्शन वाले दिन हम ओवरीज अंडर एनेस्थीसिया ओवरीज से एग्स को बाहर निकालते हैं और फिर इन एग्स को हम एम्ब्रियोलॉजी लैब में हस्बैंड के शुक्राणु से आईवीएफ या इक्सी प्रोसेस द्वारा मिलाकर निषेचन कैसा हो रहा है, भ्रूण जिसे एम्ब्रियोस कहते हैं, ये तैयार कैसे हो रहे हैं, हम एम्ब्रियोलॉजी लैब में मॉनिटर करते हैं। एग कलेक्शन से 3 से 5 दिनों बाद एम्ब्रियोलॉजी लैब में एक बार भ्रूण जब तैयार हो जाते हैं तो इन भ्रूण को हम गर्भाशय के अंदर एक छोटे ट्यूब द्वारा ट्रांसफर करते हैं। यह है आईवीएफ प्रोसेस का तीसरा मुख्य हिस्सा जिसे हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर भी एक बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है। इसमें एनेस्थीसिया की भी ज़रूरत नहीं होती है और एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसीजर के बाद अगले 15 दिनों तक महिला को हम कुछ दवाइयाँ देते हैं और 15 दिनों बाद प्रेगनेंसी टेस्ट में रिजल्ट पॉजिटिव है या नहीं है ये चेक किया जाता है। तो आइए हम अब आईवीएफ लैब में ये देखेंगे कि एग कलेक्शन और एम्ब्रियो ट्रांसफर ये 2 प्रोसेस कैसे किए जाते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि आईवीएफ सक्सेस के लिए जितना अहम हिस्सा एक एक्सपर्ट फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट का होता है उतना ही अहम हिस्सा एक एक्सपर्ट एम्ब्रियोलॉजिस्ट का भी होता है। और एम्ब्रियोलॉजी लैब का जो सेटअप है, मतलब आईवीएफ लैब का जो सेटअप है, वो एकदम स्टेट ऑफ आर्ट रहना और उसके कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आईवीएफ लैब के 2 हिस्से होते हैं। इसमें एक ओटी कॉम्प्लेक्स होता है जहां पेशेंट के ऊपर एग कलेक्शन और एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसेस किया जाता है और दूसरा हिस्सा एम्ब्रियोलॉजी लैब होता है जहां गमीट्स यानी अंडे, शुक्राणु और भ्रूण के साथ में प्रोसेसिंग करके आईवीएफ इक्सी प्रोसीजर करके निषेचन और एम्ब्रियो ग्रोथ मॉनिटर होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओटी कॉम्प्लेक्स में एंट्री होते साथ ये पेशेंट को जो है यहाँ पर नर्सिंग स्टेशन पर रिपोर्टिंग करना होता है। नर्सिंग स्टेशन पे जब हस्बैंड रिपोर्ट करते हैं तो उन्हें वीर्य सैंपल यानी सीमेन सैंपल कलेक्शन के लिए कंटेनर दिया जाता है। पहले उनके सारे डिटेल्स एंट्री किए जाते हैं, उनके पूरे हस्बैंड का, वाइफ का नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर पूरा चेक करने के बाद यह कंटेनर दिया जाता है। उसके बाद हस्बैंड को सैंपल कलेक्शन रूम में सीमेन सैंपल कलेक्ट करने भेजते हैं और यह सैंपल फिर एंड्रोलॉजी लैब जो है एंड्रोलॉजी लैब में हैंडओवर किया जाता है। यहाँ पे वीर्य सैंपल का प्रोसेसिंग होता है जहाँ अन्य विभिन्न आधुनिक तकनीकी होती है जैसे कि डेंसिटी ग्रेडियंट, माइक्रोफ्लूइडिक्स, मैक्स, जिससे अच्छी गतिशीलता वाले स्पर्म्स को सेपरेट करके उन्हें आईवीएफ इक्सी के लिए एम्ब्रियोलॉजी लैब में यूज़ करते हैं। तो ओटी सेटअप में अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स जो मेंटेन करने के, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स मेंटेन करने के लिए होते हैं, उसमें कुछ नियम पालन करना बहुत ज़रूरी होता है जिस पे आईवीएफ के सक्सेस रेट निर्भर होते हैं। जैसे कि सामान्य लोगों का अंदर आना जाना मना होता है जिनकी ज़रूरत है, जैसे डॉक्टर्स हो गए या नर्सेज हो गए या कुछ टेक्नीशियंस हो गए, और पेशेंट्स सिर्फ इनकी मूवमेंट अलाउड होती है। इन्हें भी हम नॉर्मल ड्रेस में अंदर आना जाना अलाउड नहीं करते हैं। हॉस्पिटल स्क्रब्स पहन के अंदर ले जाया जाता है। कॉस्मेटिक्स, फिर परफ्यूम्स, ये सब एम्ब्रियोज के लिए टॉक्सिक होते हैं तो इनका भी यूज़ अलाउड नहीं होता है। और जब हम ओटी कॉम्प्लेक्स में अंदर
अंदर जाते हैं तो प्रोसीजर के लिए जाने से पहले प्रॉपर हैंड हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी होता है। तो आइए हम देखते हैं इसका आगे प्रोसेस कैसे होता है। ये हमारे ओटी कॉम्प्लेक्स का स्क्रब एरिया है, जहां टैप्स भी सेंसर बेस्ड होते हैं ताकि हम वॉश होने के बाद, हैंड हाइजीन होने के बाद में टैप्स क्लोज करने की ज़रूरत ना पड़े। और जो सोल्यूशन होता है जिससे हम हैंड हाइजीन मेंटेन करते हैं, यह भी रूटीन ओटी थिएटर्स वाला सोल्यूशन नहीं होता। ये सोल्यूशन बिल्कुल एम्ब्रियो और oocyte सेफ होता है, जिससे कि एम्ब्रियो और oocyte को कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती है। तो यह पहले हम हैंड्स अच्छी तरह हमारे सैनिटाइज कर लेंगे। ये हैंड सैनिटाइज करने के लिए यहाँ पे एक स्पेशल सोल्यूशन रखा होता है जो कि आम ऑपरेशन थिएटर्स जैसा नहीं होता। यह बिल्कुल oocyte और एम्ब्रियोज के लिए टॉक्सिक नहीं होता है, सेफ होता है। पहले हम इसे हमारे हैंड्स ठीक तरह से सैनिटाइज करके ये हाथ हम इधर उधर बिना टच किए अब ओटी कॉम्प्लेक्स के भीतर जाएंगे, जहां हम सबसे पहले ओवम पिकअप यानी एग कलेक्शन कैसे किया जाता है ये प्रोसीजर देखेंगे। तो अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ओटी में एग कलेक्शन यानी कि ओवम पिकअप प्रोसेस कैसे किया जाता है। ओवम पिकअप प्रोसेस जो है ये एक बहुत ही सिंपल डे केयर प्रोसीजर है, जिसमें पेशेंट को सुबह एडमिट होने के बाद में अंडर एनेस्थीसिया ये प्रोसेस किया जाता है। इस प्रोसेस में किसी तरह के कट्स या स्टिचेस नहीं होते। एक लंबे पर वो नीडल जो होती है बहुत छोटी होती है, तो एक लंबे बट छोटे नीडल के द्वारा ओवरीज में से फॉलिकुलर फ्लूइड को निकाला जाता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, अंडे जो है ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, तो हमें एग्स कभी भी स्कैन पे नहीं दिखाई देते। हमको क्या दिखाई देता है स्कैन पे, जो है फॉलिकल्स जहां स्त्री बीज यानी अंडे तैयार होते हैं। तो ये फॉलिकल्स में जो अंदर फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को हम एग कलेक्शन प्रोसेस में पहले एस्पिरेट करके बाहर निकालते हैं एक नीडल के द्वारा, और ये प्रोसीजर स्कैन गाइडेंस में, अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में किया जाता है, इसीलिए ये एब्सोल्युटली सेफ होता है। और ये जो फॉलिकुलर फ्लूइड है फिर वो इस पास बॉक्स से हम एम्ब्रियोलॉजी लैब में ट्रांसफ़र करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी लैब में एम्ब्रियोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप के नीचे उस फ्लूइड को अच्छी तरह से जांचते हैं और उसमें एग है कि नहीं ये चेक करते हैं, और फिर इस एग को सेपरेट करके आगे का प्रोसेस किया जाता है। तो आइए हम अभी देखते हैं कि ये एग कलेक्शन प्रोसेस कैसे किया जाता है। सबसे पहले भीतर आने के बाद में पेशेंट की आइडेंटिटी कंफर्म की जाती है। तुम्हारा नाम क्या है? पूजा, बिल्कुल आराम से रहो। तुमको एनेस्थेटिस्ट एनेस्थीसिया देंगे और उसके बाद हम प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास एक RFID सिस्टम है, जहां पेशेंट को एक कार्ड दिया जाता है जिसमें पेशेंट का नाम, पेशेंट के हस्बैंड का नाम और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स होते हैं, और पेशेंट के टेबल के बाजू में वह कार्ड वो सिस्टम में इंसर्ट किया जाता है ताकि वही डिटेल्स भीतर एम्ब्रियोलॉजी लैब में भी ट्रांसफ़र हो जाए। तो IVF ट्रीटमेंट के दौरान बहुत लोगों को दिमाग में ये होता है कि क्या हमारा ही स्त्री बीज, हमारे ही शुक्राणु यूज़ होते हैं, लेकिन इसमें किसी तरह का मिक्सिंग होने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि यह सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक विटनेसिंग सिस्टम है, साथ साथ मैनुअल विटनेसिंग सिस्टम भी होता है। तो पेशेंट की आइडेंटिटी कंफर्म होने के बाद में ही हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जब तक हम हमारा ट्रॉली रेडी रखकर हम रेडी होते हैं, तब तक एनेस्थेटिस्ट उनका एनेस्थीसिया स्टार्ट करने का काम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम स्टेराइल गाउन पहनेंगे ताकि पूरा प्रोसीजर एसेप्टिक कंडीशंस में हो। उसके बाद स्टेराइल ग्लव्स पहने जाते हैं, और ये ग्लव्स जो है ये रूटीन ऑपरेशन थिएटर वाले या सर्जिकल प्रोसीजर वाले ग्लव्स नहीं होते हैं। ये पाउडर फ्री ग्लव्स होते हैं जो कि एम्ब्रियोज और एग्स के लिए बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं होते। तो एम्ब्रियोलॉजी लैब में ऐसी कुछ चीज़ों का स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना
जो भी एम्ब्रियोज के लिए सेफ हो ऐसी चीज़ें मेंटेन करना ज़रूरी होता है। साथ ही साथ लैब में, ओटी में एयर फ्लो सिस्टम कैसा है, एयर फ्लो सिस्टम के साथ टेम्परेचर कंट्रोल कैसे मेंटेन हो रहा है और स्टेराइल कंडीशंस कैसे मेंटेन हो पा रहे हैं, ये भी एक स्टेट ऑफ आर्ट एम्ब्रियोलॉजी लैब में और आईवीएफ लैब में पाया जाएगा। तो ये होती है एग कलेक्शन प्रोसीजर की ट्रॉली, जिसमें एक सक्शन apparatus होता है जहाँ ट्यूब्स वार्मर में रखे जाते हैं। साथ ही साथ मिनिमल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि स्पेकुलम हो गया या फोर्सेप्स हो गया, ये रखा जाता है। और एग कलेक्शन नीडल हैंडल जो है ये इसको हम स्कैन के प्रोब पे अटैच करते हैं, जिसके द्वारा हम नीडल इंसर्ट कर पाए। पहले पूरी तरह से वजाइना को अच्छे से स्टेराइल करने के बाद, मतलब क्लीन करने के बाद, जो भी म्यूकस या डिस्चार्ज होता है उसको क्लीन करने के बाद में ही हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। उसके बाद स्कैन मशीन का प्रोब लिया जाता है और प्रोब के ऊपर एक स्टेराइल प्रोब कवर हम अटैच करते हैं। ये सॉल्यूशन होता है जिससे कि विजिबिलिटी हमको स्क्रीन पे सही हो। प्रोब को भी एक स्टेराइल कपड़े से ढांक दिया जाता है ताकि सारे एसेप्टिक कंडीशंस मेंटेन किए जाए। ये होता है नीडल गाइड, जो स्कैन मशीन के, अल्ट्रासाउंड मशीन के प्रोब पे, वजाइनल प्रोब पे अटैच होता है। और एग कलेक्शन प्रोसेस क्योंकि हम स्कैन गाइडेंस में करते हैं, हमको विजिबिलिटी भी फॉलिकल्स की अच्छी होती है और साथ साथ ये प्रोसीजर सेफ भी हो जाता है। तो पहले हम यूएसजी स्क्रीन पे ये देखेंगे कि ओवरीज का, दोनों ओवरीज का पोजीशन कैसा है, यूट्रस का पोजीशन कैसा है, ये यूट्रस और ओवरीज के रिलेशन, ब्लड वेसल्स का लोकेशन कैसा है। एक बार हमारे माइंड में कहाँ से हमको एंट्री करके फॉलिकल्स एस्पिरेट करना है ये क्लैरिटी आ जाए तो हम प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम सक्शन एपरेटस भी सही तरह से काम कर रहा है यानी ये चेक कर लेते हैं और उसके बाद ही प्रोसीजर स्टार्ट किया जाता है। ये नीडल दिखने में भले ही, ये पिकअप नीडल दिखने में भले ही लंबी हो, लेकिन इसका टिप बहुत ही छोटा होता है, जिससे कि पेशेंट को कोई भी दर्द, प्रोसीजर के बाद कोई दर्द भी ना महसूस हो और जिससे कि कोई तकलीफ भी ना हो। तो इससे डरने वाली कोई भी बात नहीं है, ये सिर्फ दिखने में ही लंबी है। इस तरह से हम फॉलिकल्स में जाकर एक एक फॉलिकल्स को करके उसके भीतर जो हमको ये फ्लूइड दिख रहा है, ये फ्लूइड हम इन ट्यूब्स में कलेक्ट करते जा रहे हैं। ये ट्यूब्स में फ्लूइड कलेक्ट होने के बाद में इन ट्यूब्स को इस पीछे में जो पास बॉक्स दिख रहा है, ये पास बॉक्स से नर्स जो है हमारे एम्ब्रियोलॉजी लैब में ये ट्यूब को ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि एम्ब्रियोलॉजी लैब में एम्ब्रियोलॉजिस्ट इस फ्लूइड का अच्छे से एग्जामिनेशन कर पाए और ये देख पाए कि उसमें हमें एग्स कैसे मिल रहे हैं और कितने मिल रहे हैं। क्लिनिशियन को, मतलब सर्जन को ये पता चले कि फॉलिकल एस्पिरेट करते करते कितने एग्स आ रहे हैं, उसके लिए एक स्क्रीन भी सामने डिस्प्लेड होती है जिसमें एम्ब्रियोलॉजिस्ट वो नंबर्स को डिस्प्ले करते जाते हैं ताकि हमारा प्रोसीजर सही तरह से हो रहा है या नहीं, ये हमें इसकी जानकारी हो। प्रोसीजर पूरी तरह होने के बाद में फिर से एक बार हम स्कैन में ये चेक कर लेते हैं कि कहीं कुछ कलेक्शन तो फ्लूइड का अंदर हो नहीं रहा और प्रोसीजर सब सेफली हुआ है या नहीं। और उसी के बाद में हम स्कैन प्रोब को बाहर निकाल देते हैं।
और ये प्रोब को क्लीन करने के लिए हम रख देते हैं। उसके बाद कहीं कुछ ब्लीडिंग है या नहीं, ये भी हम स्पेक्यूलम रखकर एक बार चेक कर लेंगे, ताकि पेशेंट कंप्लीटली सेफ है ये हमें पता चले। सर, डन विद द प्रोसीजर। अब प्रोसीजर के बाद में पेशेंट को रिकवरी रूम में 2 से 3 घंटों के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, और 2 से 3 घंटों बाद अगर पेशेंट का कंडीशन एकदम ही स्टेबल हो तो पेशेंट को सेम डे डिस्चार्ज भी किया जाता है। तो इसी तरह से एग कलेक्शन या ओवम पिकअप प्रोसेस, ये बहुत ही एक सिंपल डे केयर प्रोसीजर किया जाता है। इसके बाद में एग्स एक बार एम्ब्रियोलॉजी लैब में एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने देख लिए, तो आगे का जो विसेचन का प्रोसेस है, भ्रूण तैयार होने का प्रोसेस है, ये लैब में किया जाता है। ऑलरेडी हस्बैंड एंड्रोलॉजी लैब में सैंपल दे देते हैं, तो वो सैंपल को प्रोसेस करके अंदर रेडी रखा जाता है। हेलो आदाब, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर आकाश अग्रवाल, साइंटिफिक डायरेक्टर हेगड़े फर्टिलिटी। आज हम देखेंगे एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट इनफर्टिलिटी रिलेटेड ट्रीटमेंट में, जो होता है IVF लैब से रिलेटेड। तो हम अभी अंदर जाने वाले एम्ब्रियोलॉजी लैब में। अगर आप एक हॉस्पिटल को मंदिर मानते हो तो ये एम्ब्रियोलॉजी लैब उसका हार्ट है, गर्भगुड़ी जहाँ पे भगवान निवास करते हैं, ये उसके समान है। तो आइए हम अंदर देखते हैं कि IVF लैब में आखिर होता क्या है। हमारे पास फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ लग के रहता है, ताकि रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, हर एक जना नहीं जा सकता है अंदर। आप देखोगे यहाँ पे अंदर लैब पूरा एवरीथिंग पूरा स्टील से है, SS वाला हाई क्वालिटी स्टील। ये मिनिमल करता है इन्फेक्शन एज सच। अभी एक पिकअप का प्रोसीजर चल रहा है, वो लोग फॉलिकुलर स्क्रीनिंग कर रहे हैं, तो उसमें जो फ्लूइड निकलता है उसको निकाल के वो लोग फॉलिकल्स जो रहते हैं वॉश करेंगे, उसे अलग करके एक सेंटरवेल डिश होती है जिसमें हेपिस नाम के फ्लूइड होता है स्पेसिफिकली, जो उनका pH और मेंटेन करके होता है और टेम्परेचर मेंटेन करके होता है। तो ये हमें कंटिन्यूसली मेंटेन करके रखना पड़ता है। प्रकृति ने ऐसा बनाया कि जब वो गर्भ के अंदर होता है या बॉडी के अंदर होता है अंडा, तो उसके लिए ये पूरे चीज़ टेक केयर होते हैं, और बाहर जब आएगा तो हमें वो एक एक चीज़ के बारे में बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो चीज़ क्या क्या है? सबसे फर्स्ट, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन, संक्रमण और का चांस बहुत कम होता है। उसी के लिए हम यहाँ पे पूरा एयर प्यूरीफायर होता है। इवन आप अगर देखोगे तो ये पूरा लैब इटसेल्फ में जो एयर आएगी, हवा आएगी, वो प्यूरीफाई होके रहेगी। आप देखोगे ये हेपा फिल्टर बोल के रहते हैं, इनके अंदर से जो एयर आती है उसका क्लास 10,000 होता है। क्लास 10,000 IVF के स्पेसिफिक क्लास है, जहाँ पे एक सर्टेन लेवल ऑफ प्यूरिटी मेंटेन होगी। इसके वजह से आपका इन्फेक्शन का चांस बहुत कम हो जाएगा। नेक्स्ट, आपका वॉल्स और है SS का, इसके ऊपर इन्फेक्शन नहीं रहता है यूजुअली। प्लस एट द सेम टाइम इसको क्लीन करना बहुत आसान होता है। यस, कॉस्टली होता है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, बट हमारी साइंस अभी वो लेवल पे, क्लीन रूम टेक्नोलॉजी जो बोलते हैं उसके लिए। नेक्स्ट, ये फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो आप देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं लैमिनार एयर फ्लो। इसके अंदर ये फर्दर और एयर प्यूरीफाई होके आती है, तो चांस इन्फेक्शन का और स्टेराइल रहने का बढ़ जाता है, इन्फेक्शन का घट जाता है। और यहाँ पे स्क्रीनिंग और करेंगे, और एग पिकअप के द्वारा जो फॉलिकुलर फ्लूइड आया है उसको देख के अलग करेंगे वो। तो अभी राइट नाउ वही प्रक्रिया चल रही है, जिसमें oocyte cumulus कॉम्प्लेक्स जो दिखते हैं हमें, उसको अलग करेंगे, वॉश करके एक सेंटरवेल डिश में रखेंगे, फिर उसे ले जाके इंक्यूबेटर के अंदर रख देंगे। तो हम बात कर रहे थे कि क्या क्या ज़रूरी होता है एक लैब के अंदर। एक चीज़ इन्फेक्शन का बतला दिया आपने, देखा जैसे ऑलरेडी डॉक्टर जैस्मिन में आपको बताया था कि हैंड वॉश का, इन्फेक्शन नहीं होने का जो भी टेक्निक्स बताए थे, सेम चीज़ एम्ब्रियोलॉजी लैब में भी पूरे एम्ब्रियोलॉजिस्ट सीनियर जूनियर्स फॉलो करेंगे। वो था इन्फेक्शन। नेक्स्ट, टेम्परेचर कंट्रोल। आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि हम जहाँ जहाँ पे भी पास करेंगे ट्यूब को, जिसमें फ्लूइड हो या एग्स हो या स्पर्म हो, उसका टेम्परेचर मेंटेन होता है, वार्मर्स रहते हैं। प्लस इवन ये जो स्टेज होता है हीटेड वाला, ये पूरा हीटेड रहता है। इस पर भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड आपको मेंटेन होके रहेगा, कंटिन्यूसली 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन होगा। थर्ड होता है आपका pH।
पीएच मेंटेन करने के लिए जब बाहर रहते हैं तो हैप्पीस बोल के अलग अलग केमिकल्स और आते हैं जिनके द्वारा सब्सटेंसेस से मेंटेन होता है, और अंदर इंक्यूबेटर के अंदर जब जाएगा तो उसको CO2 और बाइकार्बोनेट बफर बोल के रहता है, उससे मेंटेन होके रहेगा। ये तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़। चौथी चीज़ है ऑस्मोलारिटी बोल के होती है, उसको हम ऑयल से कवर करके कंटिन्यूस रिलेटिव ह्यूमिडिटी काफ़ी हाई रहता है 95-99%, उतने हाई लेवल पे रख के करते हैं। तो ये थी आपके मोटे मोटे बारीक वाले चीज़ जो हमें बारीकी से करना है हर एक को कंट्रोल। टेम्परेचर कंट्रोल 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा, इवन पीएच का आपका 0.1 नहीं 0.01 तक कंट्रोल रहता है, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं इंक्यूबेटर्स। आपका जो हैंडलिंग का प्रोसीजर होगा, बाहर एक बार करेंगे, एग का सेपरेट करके OCC जो बोलते हैं oocyte cumulus कॉम्प्लेक्स, उसको सेपरेट करके फिर इंक्यूबेटर में चले जाएंगे वो, जहाँ पे 2 घंटे तक रहेंगे। फिर ये 2 घंटे के बाद फिर डेनिडेशन बोल के प्रोसेस होता है। अगर हम मिक्सी करने वाले हैं तो इसमें आजू बाजू का जो क्यूमुलस रहेगा वो पूरा हटा देंगे, और सिर्फ एग बचेगा जो क्लियर रहेगा उसमें, और उसको हम मैच्योर है नहीं है देख के यूज़ करेंगे फर्दर इक्सी के लिए। इक्सी के ऑल्टरनेटिव होता है दूसरा वाला IVF, कन्वेंशनल IVF, जिसमें हम एक्स का जो OCCs निकाल रहे हैं उसको आजू बाजू से क्यूमुलस नहीं हटाएंगे, रादर उसके आजू बाजू स्पर्म रख देंगे, वो अपने आप अंदर जाएंगे। तो ये दोनों के बीच में कैसे फ़र्क होता है कि कौन सा चूज़ करना है? जो मेल्स पार्टनर का, जिनका मर्दों का जिनका काउंट मोटिलिटी अच्छा होता है, उनमें हम कन्वेंशनल IVF प्रीफर करेंगे, और जिनकी काउंट मोटिलिटी काफ़ी कम हो तो वैसे पेशेंट्स में हम इक्सी के लिए ज़्यादा प्रीफर करेंगे। इक्सी का फुल फॉर्म होगा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो हम थे एग पिकअप तक, और ये आ गए अंदर 2 घंटे के लिए यहाँ पे रखने वाले हैं। एग पिकअप होने के बाद 2 घंटे के बाद उन्हें बाहर निकालते हैं, और अभी फिर डेनिडेशन बोल के प्रोसेस रहेगा वो कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे आजू बाजू का क्यूमुलस हटाएंगे और एग्स को पूरा क्लियरली हम देख सकेंगे ताकि वो इक्सी प्रोसीजर कर सके। हम आगे देखेंगे कि इक्सी प्रोसीजर में कैसे हम एक स्पर्म को इमोबिलाइज करके, कट करके डायरेक्ट एग के अंदर, अंडे के अंदर रखते हैं। वो होगा इस मशीन पे जिसको हम बोलते हैं माइक्रो मैनिपुलेटर, ये आप आगे देखोगे। हम देख रहे थे कि इक्विपमेंट्स क्या क्या रहते हैं। ये पहला है लैमिनार एयर फ्लो। ये पूरे इक्विपमेंट जो देख रहे हो मैक्सिमम पूरे इंपोर्टेड है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ है। फॉर एग्जांपल ये लैमिनार एयर फ्लो, ये 99.997% तक के 0.3 माइक्रॉन्स तक के पार्टिकल्स को पूरा हटा देता है। नेक्स्ट होता है, इसे हम कहते हैं स्टीरियो जूम माइक्रोस्कोप। इसके अंदर आप जब पूरा प्रोसेस करते हो, एग को हैंडल करने का, स्पर्म को उसमें मिक्स करने का, नेक्स्ट डे पूरा सेपरेट करना है या एक डिश से दूसरे डिश में रखना है, तो वो पूरा प्रोसेस यहाँ पे होता है। फिर आएगा आपका इंक्यूबेटर। ये आपका है पूरे लैब का मोस्ट क्रूशियल इक्विपमेंट बोल सकते हो इसको, सबसे ज़रूरी इक्विपमेंट, सबसे एडवांस्ड इक्विपमेंट, क्योंकि आपके एग्स या एम्ब्रियोज, भ्रूण जो होते हैं वो पूरा टाइम इसी में डेवलप होंगे। ये आपके बच्चेदानी के, जो फीमेल्स के बच्चेदानी होते हैं, उसके कंडीशंस को एग्जैक्टली रेप्लिकेट करता है। साइंस आज वो लेवल तक पहुंच चुकी है कि आप एक इंसान के अंदर जो कंडीशंस होते हैं उसे आप बाहर मैच कर रहे हो। बट इसको बहुत एडवांसमेंट लगा, बहुत टाइम लगा टेक्नोलॉजी आगे आने के लिए, प्लस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज कम्स एट अ कॉस्ट। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए वी आर यूजिंग द बेस्ट इक्विपमेंट पॉसिबल विच हैपन्स, जो काफ़ी IVF सेंटर्स में होता है। तो इसके अंदर टेम्परेचर और CO2 का मेजरली कंट्रोल रहेगा। नेक्स्ट पीस ऑफ इक्विपमेंट रहेगा आपका माइक्रो मैनिपुलेटर। यहाँ पे आपको अंडे का जैसा वहाँ पे आपको एक 20 से 30 गुना बड़ा दिखता है, यहाँ पे आपको 200 से 400 गुना तक ज़्यादा बड़ा साइज़ करके, मैग्नीफिकेशन जो बोलते हैं, उसे यूज़ करके करेंगे। आप देखेंगे हमारे दूसरे वीडियो में जिसमें हमने क्लियरली बताया है कि इक्सी में कैसा होता है, स्पर्म कैसा दिखेगा, शुक्राणु एग अंडा कैसा दिखेगा, और इक्सी कैसा होता है। ये अलग अलग इंक्यूबेटर्स होते हैं। ये इंक्यूबेटर्स में से एक स्पेशल टाइप का इंक्यूबेटर है एडवांस टेक्नोलॉजी का, इसे हम कहते हैं ट्राइगैस इंक्यूबेटर। जहाँ पे दूसरे इंक्यूबेटर में सिर्फ CO2 कंट्रोल हो रहा है, यहाँ पे CO2, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तीनों चीज़ को कंट्रोल रखते हैं। इससे रिजल्ट्स और बेहतर आते हैं। तो हमारे कल्चर के लिए मैक्सिमम ये वाला इंक्यूबेटर हैंडल होता है, यूज़ होता है। ये थे आपके इक्विपमेंट्स इन जनरल, प्लस इसके साथ में आपका जो एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा, या एग अंडा रहेगा या शुक्राणु रहेगा, उसको फ्रीजिंग करके हम अलग जगह रखते हैं। उसको हम बोलते हैं विट्रिफिकेशन और क्रायो स्टोरेज रूम, जो कि इधर रहेगा, हम यहाँ से ही पास करते हैं वो। ये चीज़ हो गई कि कॉमनली लैब में क्या क्या होता है, एक अच्छे लैब में क्या क्या होता है। बट एक अच्छे से लैब से हटके जब एक बेहतरीन लैब होता है
एक्सेलेंट लैब जो बोलते हैं, उसमें क्या फ़र्क आता है? उसमें फ़र्क आता है क्वालिटी कंट्रोल का। तो आपको अच्छे और एक्सेलेंट लैब में फ़र्क रहेगा क्वालिटी कंट्रोल का। हम देखेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं और कैसे मेंटेन किया जाता है। यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल में हम कॉमनली यूज़ करते हैं एक CO2 एनालाइजर, जिससे डेली CO2 का चेक होगा। टेम्परेचर प्रोब रहेगा 0.1 डिग्री से इंडस्ट्रियल ग्रेड का, जिससे आपको हर एक चीज़ जहाँ जहाँ टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, टेस्ट ट्यूब वार्मर, बेंच, इंक्यूबेटर, इसका स्टेज, माइक्रो मैनिपुलेटर का स्टेज, हर एक जगह का होगा। यहाँ तक कि इवन पूरे रूम का टेम्परेचर कंट्रोल होकर मॉनिटर होता है, उसे हम कहते हैं HVAC सिस्टम। आपको आगे एक स्क्रीन दिखाएंगे जहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल उसका जो हो रहा है वो बताएंगे। नेक्स्ट क्वालिटी कंट्रोल का पीस होता है हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम। हम जब लैब में रह रहे हैं तो हमें पता है कि कितना है इसका CO2, कितना टेम्परेचर है, वो हमें पता चलता है। लेकिन उसको आगे जब हम घर चले जाते हैं उसके बाद मॉनिटरिंग का क्या? उसके बाद क्या हम उनको वैसे ही छोड़ देते हैं कि कल तक सुबह तक हमें पता नहीं? बिल्कुल नहीं। उसके लिए हम करते हैं उसका ऑनलाइन मॉनिटरिंग। ये बहुत कम लैब्स में होता है, बट एक एसेंशियल पार्ट होगा जहाँ पे ये इक्विपमेंट है जिससे आपके इंक्यूबेटर्स कनेक्टेड है। तो इससे आपको कंटिन्यू, इवन आप स्मार्टफोन में एक ऐप और होगा जिससे आप कंटिन्यूसली देख सकते हो कि आपका टेम्परेचर, CO2, गैस सप्लाई कंटिन्यू है या नहीं। और कल को अगर कुछ दिक्कत होती है तो इसमें ऑटोमेटेड कॉलिंग होता है, कॉलिंग सिस्टम होता है। 3-4 जनों का नंबर फीड कर सकते हो जिनको सबको कॉल जाएगा कि आपका सो एंड सो प्रॉब्लम है बोल के, ऑटोमेटेड होता है, कॉल जाएगा। सो दैट इज़ हाउ आपका 24/7, 24/7 कंटिन्यूस मॉनिटरिंग रहेगा आपका। और एक है इवन लैब में आपका जो यहाँ पे है ये छोटा सा, लैब का टेम्परेचर कितना है, लैब में बराबर ह्यूमिडिटी मेंटेन हो रही है नहीं। और VOCs बोल के होते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये नुकसान पहुंचाते हैं आमतौर पे एम्ब्रियोज को, एग्स को। तो इनको हमें जितना कम हो सकना है करना है। ये हर एक जगह होते हैं। इवन आपके जो कॉस्मेटिक्स रहते हैं, परफ्यूम और रहेंगे, इसमें भी रहेंगे। इसीलिए एम्ब्रियोलॉजी लैब में या IVF लैब में, IVF OT में जो भी काम करते हैं उनके लिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि नो कॉस्मेटिक्स एंड नो परफ्यूम स्ट्रिक्टली, ताकि हम VOC को रिड्यूस कर सके। और VOC का लेवल कितना रिड्यूस होना चाहिए? लेस देन 1 in a million, मतलब 10 लाख अगर पार्टिकल्स एयर के है तो उसमें इवन एक पार्टिकल से कम रहना चाहिए आपका VOC का। हमारे लैब में यूजुअली 200 ppb यानी पार्ट्स पर बिलियन, यानी 0.2 ppm या उससे कम पे मेंटेन होता है ये एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये सब चीज़ों से हमें क्या मिलेगा? एक स्टेबल एनवायरनमेंट, एक एनवायरनमेंट जो कि प्रकृति ने एक स्त्री के गर्भाशय के अंदर रखा है। सेम चीज़ को हम बाहर रेप्लिकेट करेंगे। सेम चीज़ हम जब बाहर करेंगे तो उससे ये होगा कि जो बढ़ रहा है, सो चाहे एग हो, स्पर्म हो या भ्रूण एम्ब्रियो हो, तो उसको कंडीशंस अच्छे मिलेंगे तो वो अपने पोटेंशियल तक मैक्सिमम जाएगा। तो इस द्वारा हमें बेस्ट एम्ब्रियोज बनेंगे जिन्हें हम यूज़ करके प्रेगनेंसी चांसेस हाई मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लाइफ जो क्रिएट होती है, तो हम लाइफ को क्रिएट नहीं कर रहे, हम लाइफ को क्रिएट करने में मदद कर रहे हैं। इसके जो सीड्स, जो बीज है, वो फाइनली पेशेंट्स से आते हैं। जो अंडे आएंगे या शुक्राणु आएंगे वो तो उनका रहेगा, लेकिन उसको सही एनवायरनमेंट देना, सही तरीके से उनके लिए क्या सही है वो करना, वो काम हमारा होता है। तो हम लोग एक तरह से, आप जो बोलते हो बागबान या माली, तो उसका काम है, वो करते हैं। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको सीरियसली बहुत ही रिस्पॉन्सिबली तरीके से करते हैं एंड कंटिन्यूसली करते हैं। इसका रिजल्ट होता है, नतीजा ये कि अच्छे एम्ब्रियोज बनेंगे और वो अच्छे एम्ब्रियोज से जो प्रेगनेंसी का चांस मैक्सिमम होगा, वापस जब हम वापस यूट्रस बच्चेदानी में रखेंगे तो मैक्सिमम चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी रहेगा। तो हमने अभी तक देखा था कि एग पिकअप का प्रोसीजर जो होता है वो कंप्लीट करके हमने 2 घंटे के लिए ऊसाइड क्यूमुलस कॉम्प्लेक्स जिसे बोलते हैं, उसे इंक्यूबेटर में कल्चरिंग के लिए रखा था, हम फर्दर प्रोसेस से पहले आने के लिए। तो अभी हमारे साथ एम्ब्रियोलॉजिस्ट श्रद्धा है, वो हमें बताएंगे कि एक ऊसाइड क्यूमुलस कॉम्प्लेक्स कैसा दिखेगा। श्रद्धा, कैन यू जस्ट फोकस वन ऑफ द ऊसाइड क्यूमुलस कॉम्प्लेक्स? सो ये पूरा है, सो क्यूमुलस है, ये हमें ज़रूरत नहीं है, हमें जो एक सीक चाहिए उसके लिए खाली एक चाहिए होता है, तो ये पूरा निकालेंगे, उसको प्रोसीजर बोलते हैं डेनुडेशन, जो अभी करने वाले हैं। और एक प्रोसीजर होता है कन्वेंशनल IVF, जिसमें हम ये ऊसाइड क्यूमुलस साथ ही
जिनका काउंट मोटिलिटी अच्छा था, स्पर्म्स को एक प्री डिफाइंड नंबर में इनके आजू बाजू छोड़ देंगे तो वो ऑटोमेटिकली अंदर जाएगा। तो हम अभी नेक्स्ट स्टेप देखेंगे डेनिडेशन का। तो हमने जो अभी oocyte क्यूमुलस कॉम्प्लेक्स देखे थे उसका नेक्स्ट प्रोसेस है डेनिडेशन। उसमें आजू बाजू के क्यूमुलस सेल्स होते हैं, वो हमें इक्सी करने के लिए ज़रूरत नहीं होते, तो उसे सेपरेट कर रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम हाइल्यूरोनिडेज बोल के एक एंजाइम होता है, उसके एक्शन द्वारा आजू बाजू के जो हाइल्यूरोन बॉन्ड्स होते हैं क्यूमुलस को वो पूरा सेपरेट करेंगे और खाली जो एग होता है उसे हम क्लियरली देख सकेंगे। इसके वजह से एग में कौन से मैच्योर है, जो करेक्ट पके हुए एग्स है वो ही यूज़ करना चाहिए, वो मालूम होगा। नेक्स्ट चीज़, हमें इक्सी प्रोसेस में भी ईजी होगा, क्योंकि अगर आजू बाजू क्यूमुलस सेल्स उतने रहेंगे तो इक्सी बराबर से नहीं हो सकता है। तो इक्सी प्रोसेस के लिए भी प्लस कौन से एक्स यूज़ करना है, दोनों के लिए हमें वो ज़रूरत होती है। तो ये डेनिडेशन प्रोसेस में जैसा कि आप देख सकेंगे इधर, उसको बारीक फाइन पिपेट्स बड़े साइज से लेकर छोटे साइज तक धीरे धीरे करके रिड्यूस करते हैं ताकि आजू बाजू का पूरा क्यूमुलस सेल्स हट जाए और फिर हमें एक बहुत क्लियरली दिखेगा और पोलर बॉडी है या नहीं वो भी दिखेगा, वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। अब ये डेनिडेशन प्रोसेस करने के बाद फिर एक आधी या 1 घंटे के लिए ये एग्स को फिर फर्दर थोड़ा टाइम देते हैं कि वो अडेप्ट हो सके एनवायरनमेंट को, और उसके बाद हम इक्सी का प्रोसीजर शुरू करेंगे। सो हमने अभी डेनिडेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था, तो हमें 5 एग्स मिले हैं। 5 एग्स को पूरा डेन्यूड किया क्योंकि एक केस में पूरा इक्सी करेंगे क्योंकि काउंट और मोटिलिटी कम है। आप अभी देख सकते हैं कि 5 एग्स पूरा डेन्यूडेड हो गए। और डेन्यूडेशन के बाद ऐसे दिखते हैं एग्स, ये अभी लो पावर पे, हम इसे हाई पावर पे जाएंगे तो वो टाइम पे हमें दिखेगा कि वो मैच्योर है या नहीं। आप देख सकते हैं कि इसमें जो एग्स है ये वाला उसे बोलते हैं पोलर बॉडी, तो वो एक मैच्योर एग की निशानी है। तो ये वाले काफ़ी एग्स मैच्योर है, अच्छे क्वालिटी के एग्स है, इन्हें हम आगे इक्सी करेंगे। अभी हमने देखा कि एग्स हमारे पास इंजेक्शन के लिए इक्सी के लिए रेडी है। अब उसके बाद जो रहता है, स्पर्म जो ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है एंड्रोलॉजी लैब में, मेल पार्टनर हस्बैंड ने सैंपल दिया था, उसका स्पर्म प्रिपेयर हो चुका है, उसे हम अब इक्सी का प्रोसीजर करेंगे। सो इक्सी प्रोसीजर में जो स्पर्म रहते हैं यूजुअली मोटाइल होते हैं, तो उसे एक पीवीपी बोल के स्पेशल हमारे पास सब्सटेंस होता है जिसके अंदर हम रखते हैं, तो उसमें स्पर्म इमोबिलाइजेशन करेंगे। स्पर्म जो मूव हो रहे हैं उनको हम उनका टेल का कट करके उसको, ये जो सुई के जैसा आपको दिख रहा है उसे हम इंजेक्टिंग पिपेट बोलते हैं, जो राइट साइड दिख रहा है स्क्रीन के, उसे कट किया है अभी। और अब उसको धीरे से उसको अंदर लेंगे, उसको एस्पिरेशन बोलते हैं इसको। మధ్యలో ఎడిట్ చేసింది ఆస్పిరేట్ నాట్ విజిబుల్, దట్ వాజ్ నాట్ విజిబుల్ యాక్చువల్లీ. నా द स्पर्म వెళ్తుంది కంప్లీట్ नो, उसको हम एस्पिरेशन बोलते हैं। आप देख सकते हैं स्पर्म धीरे से अंदर गया और उसे स्टेबलाइज कर लेंगे वहाँ पे, राइट। अब वो स्पर्म को हम नेक्स्ट एक एग के अंदर इंजेक्ट करना है। एग को हमने ऑलरेडी दूसरे ड्रॉप में लोड कर चुके हैं। अब वो एग के ड्रॉप में जाके उधर 2 पिपेट्स रहेंगे। आपने जो सुई के जैसा दिखा उसे बोलते हैं हम इंजेक्टिंग पिपेट, और एक पिपेट रहेगा जिससे हम एग को होल्ड करेंगे। तो हमने जो एग को दूसरी जगह दूसरे ड्रॉप में रखा है उसमें अब वो जो स्पर्म पकड़ा है उसे इंजेक्ट करेंगे। सो एग का जो बाहर आप देख सकते हैं, ये वाला एग एक अच्छे क्वालिटी का मैच्योर एग है। आप पोलर बॉडी देख सकते हैं जिसको अराउंड 12 o'clock के ऊपर फिक्स किया जा रहा है। लेफ्ट साइड जो ट्यूब जैसा दिख रहा है उसे बोलते हैं हम होल्डिंग पिपेट। सो वो होल्डिंग पिपेट से एग को अभी होल्ड किया, स्टेबलाइज किया। आप राइट साइड स्क्रीन पे देख सकते हैं कि स्पर्म एक धीरे से बाहर आ रहा है, उसको लाया है इंजेक्टिंग पिपेट के टिप के पास। अब उसको एग के अंदर एंटर करके उसके अंदर रिलीज़ करना है, छोड़ना है। आपने देखा कि वो एग के अंदर गया और अब थोड़ा सा एस्पिरेशन किया और अब उसे आगे छोड़ेंगे, वो स्पर्म को एग के अंदर आगे छोड़ेंगे। अभी वो स्पर्म अंदर चले गया और नीडल को धीरे से बाहर निकालेंगे। इट्स अ स्मूथ एंड अ गुड इक्सी। अब वो एग को रिलीज़ कर देंगे। इसी प्रकार हम पूरे एक एक करके पूरे एग्स को रिलीज़ करते हैं। अभी पूरे एग्स का इक्सी हो चुका है, तो वो पूरे एग्स इक्सी जो कर चुके हैं वो एग्स को हम एक स्पेशल कल्चर मीडिया होता है जिसके अंदर हम रख के आगे कल्चर का रखेंगे। सो ये कल्चर के लिए फर्दर इंक्यूबेटर में रखा जाता है। उससे पहले एक वॉश दे के उनको इंक्यूबेटर के अंदर शिफ्ट करते हैं। सो इसके लिए डिश पहले से बना के रख देते हैं हम प्रीवियस डे कि उसका कंडीशंस जो है पूरा स्टेबल हो जाए, डिश में पूरा CO2 का है, pH का टेम्परेचर बराबर रहे। और अब उसके अंदर जो इक्सी किए हुए एग्स है उनको हमने शिफ्ट कर रहे हैं इनसाइड। उसको वॉश कर लिया और उसको अब शिफ्ट कर रहे हैं 1 by 1।
शिफ्ट करने के बाद नए डिश में उन्हें हम इंक्यूबेटर के अंदर रख देंगे, जहाँ पे वो अगले 1 दिन के बाद चेक होगा, 3rd डे चेक होगा, 5th डे चेक होगा कि कैसा बढ़ रहा है। वो हम इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप में अगले दिन देखेंगे कि क्या होता है। अब अगले 3 से 5 दिन तक एम्ब्रियोस उसमें ही आगे बनते रहेंगे। हम देखेंगे कल कि कितने एग्स फर्टिलाइज हुए, कितने एम्ब्रियोस बन रहे हैं, कैसे क्वालिटी के हैं और उनमें से कौन से हम यूज़ कर सकते हैं नहीं, वो वापस जब हम इसके माइक्रोस्कोप के ऊपर चेक करेंगे उसके बेसिस के ऊपर डिसाइड करेंगे। हमने जो एग्स को इक्सी, अंडों को जो इक्सी किया था, उसके बाद अब वो कैसे दिखते हैं, अगर आगे बढ़ते हैं तो कैसे दिखना चाहिए। तो आप अभी देख सकते हैं कि ये अंडा है सो सही तरह से फर्टिलाइज हुआ है, स्पर्म का मिलने का उसका सक्सेस हुआ है। अब बीच में 2 छोटे छोटे गेंदों के जैसा देखेंगे, उसे हम प्रोन्यूक्लियर बोल के बोलते हैं, मतलब कि एग फर्टिलाइज होके वो आगे बढ़ रहा है। इसे हम फर्दर 1-2 दिन के लिए और इंक्यूबेटर में रख के तीसरे दिन चेक करेंगे। अभी डे 3 के एम्ब्रियो सही बढ़ने पे कैसे दिखना चाहिए आप देख सकते हैं। 2 एम्ब्रियो से दोनों ग्रेड 1 के सही बढ़ रहे हैं। ये 8 सेल है और इसमें फ्रैगमेंट छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़े नहीं दिख रहे, एक में बिल्कुल कम दिख रहे। तो ये ग्रेड 1 के अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियोस है जो हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं। इन्हें हम डे 3 पे ही यूज़ कर सकते हैं ट्रांसफ़र के लिए या फ्रीज के लिए, या और 2 दिन आगे रखेंगे तो वो ब्लास्टोसिस बोल के बनते हैं। उन्हें हम देखेंगे कैसे रहते हैं 2 दिन बाद। 5वें दिन तक एम्ब्रियो जब सही डेवलप होता है तो उसे हम ब्लास्टोसिस कहते हैं। आप देख सकते हैं ये 2 एम्ब्रियो से जो आगे बढ़ चुके हैं और जो ब्लास्टोसिस बन चुके हैं, इसे हम फर्दर ट्रांसफ़र के लिए यूज़ कर सकते हैं, या जो एक्सेस में रहते हैं उन्हें फ्रीज करके भी रख सकते हैं। ये 5 दिन तक है। कभी कभी कोई पेशेंट्स को अगर 1 दिन तक नहीं होता है तो उसे हम 6th डे तक भी आगे रख के यूज़ कर सकते हैं। 6th डे के दिन अगर कुछ नहीं बढ़ता है तो उसे हम फिर आगे डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि वो एम्ब्रियो को आगे बढ़ने का चांस नहीं है, उसमें से रिजल्ट नहीं आएगा। बट आप जो देख रहे हैं, हम ये एम्ब्रियोस को डेफिनेटली यूज़ करने वाले हैं। तो हमने अभी देखा है कि एग पिकअप के टाइम पे क्या क्या होता है। फॉलिकुलर स्क्रीनिंग होके हमने ओसीसिस, oocyte cumulus कॉम्प्लेक्स को अलग रखते हैं, उसे कल्चर करते हैं 2 घंटे के लिए। फिर उसके बाद आज हमने इक्सी का देखा कि उसको डेनिडेशन कैसे करते हैं, फिर एग्स कैसे दिखते हैं, मैच्योर के लिए कैसा पोलर बॉडी का देखते हैं। फिर उसके बाद इक्सी का प्रोसीजर देखा, जहाँ हमने एक स्पर्म को इमोबिलाइज करके एक अंडे के अंदर डाला, इंट्रोसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, फिर उसको आगे फर्दर डेवलपमेंट के लिए इंक्यूबेटर के लिए अंदर रख दिया। हमने आगे ये भी देखा कि डे 1 पे एम्ब्रियो कैसा दिखना चाहिए ज़ाइगोट, डे 3 पे एम्ब्रियो अच्छा वाला कैसा दिखता है, और डे 5 पे जब डेवलप होता है तो फिर कैसा दिखता है। ये एम्ब्रियोज जो डेवलप होते हैं हम उसे ट्रांसफ़र के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम उसे स्टोर करके रख सकते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन या विट्रिफिकेशन जिसे टेक्निकली बोलते हैं, ताकि हम उसे आगे के लिए यूज़ कर सकते हैं। जिनको प्रेगनेंसी आती है तो सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए फिर वो स्त्री को फिर से पूरे इंजेक्शंस लेने की, एग पिकअप करने की ज़रूरत नहीं होती है। एम्ब्रियोज जो छोटे भ्रूण होते हैं वो रेडी होते हैं हमारे पास। सो हम इसको विट्रिफिकेशन बोलते हैं। हमारे पास अलग रूम है यहाँ पे जो विट्रिफिकेशन का, जिसमें अलग स्टोरेज के लिए लिक्विड नाइट्रोजन टैंक्स में रखते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर जास्मिन सालकर, हेगड़े फर्टिलिटी मलकपेट ब्रांच से। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आईवीएफ प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाता है। आईवीएफ यानी कि सामान्य भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट के 3 अहम हिस्से होते हैं। सबसे पहला जो कि है ओवेरियन स्टिमुलेशन, जिसमें हम ओवरीज में स्त्री बीज यानी अंडे तैयार होने के लिए इंजेक्शंस देते हैं। यह इंजेक्शंस महिला को माहवारी के दूसरे दिन से स्टार्ट करने होते हैं और लगभग 10 दिनों तक लेने होते हैं। ये इंजेक्शंस के दौरान हर तीसरे या चौथे दिन हम स्कैन में फॉलिकल्स यानी कि स्त्री बीज का जो घर होता है, जहाँ स्त्री बीज तैयार होता है, हम ओवरीज में ये फॉलिकल्स कैसे तैयार हो रहे हैं ये स्कैन में मॉनिटर करते हैं। जब ये फॉलिकल्स अच्छे साइज के आ जाए, यानी कि लगभग 18 से 20 मिलीमीटर साइज के हो जाते हैं, तब हम एक फाइनल स्पेशल ट्रिगर इंजेक्शन देकर 34 से 36 घंटों के बाद में नेक्स्ट स्टेप एग कलेक्शन या ओवम पिकअप करते हैं। तो ये जो आईवीएफ के इंजेक्शंस होते हैं, इनसे घबराने की कोई बात नहीं होती है। आईवीएफ एक बिल्कुल ही सेफ प्रोसीजर है। इन इंजेक्शंस का यूजुअली लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, माइनर या मेजर कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। और ये इंजेक्शंस जो है एक बहुत ही पतले इंसुलिन सिरिंज वाले नीडल जैसे नीडल से दिए जाते हैं, इसीलिए इनसे कुछ बहुत पेन भी नहीं होता है। तो बहुत लोगों में दिमाग में ये होता है कि जब डॉक्टर आईवीएफ ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं, ये प्रोसीजर जो है, ये जो ट्रीटमेंट है पेनफुल होती है।
पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे दिमाग का एक मिथ है जिससे कि हम डरते हैं। तो IVF का जो अगला अहम हिस्सा होता है, ये हिस्सा होता है एग कलेक्शन या ओवम पिकअप। एग कलेक्शन या ओवम पिकअप प्रोसीजर, यह प्रोसीजर भी ऑपरेशन थिएटर में किया जाता है और यह प्रोसीजर भी बहुत ही सिंपल डे केयर प्रोसेस होता है, जिसमें पेशेंट को फास्टिंग स्टेटस में मॉर्निंग हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। एडमिशन के बाद अंडर एनेस्थीसिया एक बहुत ही पतले नीडल द्वारा ओवरीज में से एग्स को यानी कि फॉलिकुलर फ्लूइड को एस्पिरेट किया जाता है। अब जैसे कि हम सब समझते हैं, शुक्राणु, अंडे, ये सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, इनको हम अपनी आंखों से या स्कैन पर नहीं देख सकते। तो हम एग कलेक्शन प्रोसीजर में जो करते हैं वो फॉलिकुलर फ्लूइड को बाहर निकालने का प्रोसेस करते हैं। यह फॉलिकुलर फ्लूइड जो है टेस्ट ट्यूब में लेकर फिर एम्ब्रियोलॉजिस्ट उसे लैब में माइक्रोस्कोप के नीचे जांच करते हैं कि उसमें एग्स कितने हैं, कैसे हैं, और फिर उन एग्स को फ्लूइड से सेपरेट किया जाता है। तो ये जो एग्स एक बार बाहर आ जाए, शरीर से बाहर आ जाए, उसी समय फिर क्या किया जाता है, लैब में हस्बैंड के वीर्य सैंपल को लेकर उस सीमेन सैंपल को, कई अलग तरीके होते हैं, आधुनिक तरीके होते हैं जिससे कि उसको प्रोसेस किया जाता है और अच्छी गतिशीलता वाले स्पर्म्स को सिलेक्ट करके एम्ब्रियोलॉजी लैब में अंडों को इन शुक्राणु से मिलाया जाता है, जो कि IVF या ICSI प्रोसेस द्वारा मिलाया जाता है। उसका आगे का जो प्रोसेस है पूरा एम्ब्रियोलॉजी लैब में मॉनिटर होता है, यानी एग और स्पर्म का निषेचन कैसा हो रहा है और एम्ब्रियो जो भ्रूण है वो कैसा तैयार हो रहा है, ये 3 से 5 दिनों तक लैब में मॉनिटर करके किया जाता है। तो एग कलेक्शन प्रोसेस जो है ये भी, क्योंकि एनेस्थीसिया देकर किया जाता है, तो ये भी प्रोसेस बिल्कुल पेनलेस होता है। दूसरी बात, प्रोसेस स्कैन गाइडेंस में एक्सपर्ट फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट द्वारा किया जाता है, इसीलिए ये प्रोसेस भी बिल्कुल सेफ होता है। और प्रोसीजर के बाद 2 से 3 घंटा पेशेंट को ऑब्जर्वेशन के लिए हॉस्पिटल में रखा जाता है। अगर पेशेंट की कंडीशन स्टेबल हो तो उसी दिन डिस्चार्ज भी करते हैं। फिर अगला जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसेस है, एक बार एग कलेक्शन से 3 से 5 दिनों बाद एम्ब्रियोज रेडी हो जाए, फिर हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसेस करते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसेस भी एक सिंपल और सेफ प्रोसेस है। इसमें पेशेंट को ना एनेस्थीसिया की ज़रूरत है और ना ही ये प्रोसेस पेनफुल होता है। इस प्रोसीजर में पेशेंट को फास्टिंग भी आने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट अपना रूटीन ब्रेकफास्ट या खाना खाकर हॉस्पिटल आ सकते हैं। सिर्फ ये प्रोसीजर के दौरान हमको स्कैन में गर्भाशय का इमेज एकदम क्लियरली दिखना चाहिए, इसीलिए हम पेशेंट को पानी पीकर पेशाब रोकने के लिए कहते हैं, जिससे कि ब्लैडर अगर फुल हो तो गर्भाशय का विजुअलाइजेशन भी स्कैन पे अच्छी तरह हो सके। तो आइए ब्रीफ में एक ये एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसेस हम देख सके। ये गर्भाशय का एक मॉडल है जिसमें हम देखेंगे कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। तो एम्ब्रियोज बहुत ही थिन ट्यूब द्वारा गर्भाशय में रखे जाते हैं। यह होता है वो थिन ट्यूब जो एक बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल से बनाया जाता है, जो एम्ब्रियोज के लिए एब्सोल्युटली सेफ हो। और ये सॉफ्ट मटेरियल से इसलिए बनाया जाता है ताकि प्रोसेस एकदम स्मूथली हो सके, जिससे कि गर्भाशय को कोई कॉन्ट्रैक्शंस ना हो या एम्ब्रियोज एक्सपेल हो जाने का कोई डर ना हो। तो सबसे पहले पेशेंट को रेडी करने के बाद में, वजाइना पूरा ठीक से क्लीन करने के बाद में, ये आउटर शीट जो होता है एम्ब्रियो कैथेटर का, इसको हम बहुत ही धीमे तरीके से गर्भाशय के भीतर इंसर्ट करेंगे। इसका पोजीशन एक बार जब फिक्स हो जाता है तो उसके बाद फिर एम्ब्रियोलॉजिस्ट को एम्ब्रियोज इस इनर शीट में लोड करने के लिए कहा जाता है। एम्ब्रियोलॉजिस्ट इस इनर शीट में एम्ब्रियोज लोड कर हमें ला कर देते हैं और फिर हम यह इनर शीट जो है बहुत ही धीरे तरीके से इस तरह से आउटर शीट में डालेंगे और फिर यह इनर शीट भी पोजीशन में, यानी कि गर्भाशय के ऊपरी हिस्से जिसको हम फंडस कहते हैं, उससे 1.5 से 2 सेंटीमीटर नीचे हम एम्ब्रियोज को
इंजेक्ट करते हैं। बहुत ही धीमे तरीके से एम्ब्रियोज को यहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है। फिर दोनों ट्यूब्स को धीरे धीरे से गर्भाशय से बाहर निकालकर हम ये ट्यूब फिर से एक बार एम्ब्रियोलॉजिस्ट को हैंडओवर कर देते हैं, जिससे कि एम्ब्रियोज बराबर से ट्यूब से बाहर निकालकर गर्भाशय में गया है कि नहीं, ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट हमको चेक करके बताते हैं। तो यह होता है आईवीएफ का तीसरा हिस्सा, यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए आपको उसके बाद हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन का ज़रूरत नहीं होता। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के तुरंत बाद पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है। 15 दिन की कुछ सपोर्टिव मेडिकेशंस, प्रोजेस्ट्रॉन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ दिए जाते हैं, और उन सपोर्टिव मेडिकेशंस को 15 दिनों तक पेशेंट को सही तरीके से लेने होते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद में बहुत लोगों को दिमाग में होता है कि कंप्लीट बेड रेस्ट लेना पड़ेगा, सारे कामकाज बंद करने पड़ेंगे। कुछ वर्किंग वीमेन होते हैं, उनको अपना काम पे छुट्टी डालनी पड़ेगी, लेकिन इन सब चीज़ों का डर रखने की कोई बात नहीं है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद में महिलाएं अपने सारे कामकाज रूटीन नॉर्मल तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद एक दिन तक थोड़े से एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्ट कर दिए तो उतना ही काफ़ी है। उसके बाद वे अपने काम पर जा सकते हैं, खाना पका सकते हैं, स्टेप्स ऊपर नीचे कर सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं। तो ये सब कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है। 15 डेज के बाद में हम ब्लड टेस्ट द्वारा ये चेक करते हैं कि रिजल्ट पॉजिटिव है या नहीं। तो दोस्तों, इससे पहले हमने देखा कि आईवीएफ ट्रीटमेंट में एग कलेक्शन या ओवम पिकअप कैसे किया जाता है। अब उसका तीसरा जो हिस्सा होता है, यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, जिसमें भ्रूण को गर्भाशय में रखा जाता है। यह प्रोसीजर कैसे किया जाता है? जैसे हम एग कलेक्शन के लिए पूरे एसेप्टिक प्रिकॉशंस फॉलो करके स्क्रब होके तैयार हुए हैं, वैसे ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी एसेप्टिक प्रिकॉशंस में होता है। तो हम सबसे पहले हमारे हैंड सैनिटाइज करके, हैंड हाइजीन मेंटेन करके ओटी के भीतर आते हैं, ग्लव्स और गाउन स्टराइल पहनकर रेडी होते हैं और पेशेंट का सबसे पहले आइडेंटिटी चेक करते हैं। तो आपका नाम क्या है? आपके हस्बैंड का नाम? पूजा महेश। पूजा महेश रेडी। साथ ही साथ RFID सिस्टम में कार्ड जो है जिसमें पेशेंट के डिटेल्स होते हैं, उससे भी क्रॉस चेक किया जाता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक विटनेसिंग सिस्टम एज वेल एज वर्बल विटनेसिंग सिस्टम से डबल क्रॉस करते हैं कि इसी पेशेंट के गमेट्स यानी कि भ्रूण उनको ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। तो एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए जो ट्रॉली होती है, इसमें बहुत ही मिनिमल इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जो कि स्पेक्युलम हो गया, एक स्पॉन्ज होल्डर हो गया वजाइना क्लीन करने के लिए, और ET कैथेटर। इसके अलावा हमको ज़्यादा और कोई इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले हम वजाइना क्लीन कर लेंगे। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसेस एक बहुत ही ऐसा प्रोसेस है जो बहुत ही स्मूथली होना चाहिए, जिससे कि एम्ब्रियोज को बहुत स्मूथ तरीके से हैंडल करके गर्भाशय में रखा जाए, तो उसमें सक्सेस के चांसेस भी बहुत होते हैं। ये प्रोसेस स्मूथ होना इसीलिए ज़रूरी है ताकि यूट्रस में कोई कॉन्ट्रैक्शन सेट ना हो, जिससे कि बाद में एम्ब्रियोज एक्सपेल हो जाए। तो ये प्रोसेस एक एक्सपर्ट फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट द्वारा एकदम स्मूथली होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम स्पेक्युलम से सर्विक्स कैसा है, कहाँ है, एक अच्छे तरह से फोकस कर लेते हैं, और उसके बाद में एम्ब्रियो मीडिया जो होता है उसको बस एक गर्भाशय का जो ओपनिंग होता है सर्विक्स, वहाँ पे हल्का सा अप्लाई कर देते हैं। फिर आगे के प्रोसेस में हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैथेटर का आउटर शीथ जो होता है, पहले उसको गर्भाशय में भीतर डालकर एक पोजीशन ले लेते हैं। तो यह होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का कैथेटर, जो कि एक बहुत ही पतली ट्यूब होती है, जो बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल से, जो एम्ब्रियो सेफ मटेरियल होता है, ऐसे मटेरियल से बनी जाती है, और इसे हम पहले स्कैन गाइडेंस में देखकर गर्भाशय के भीतर पोजीशन सेट कर देंगे।
एक बार हमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये सही जगह पर पोजीशन हो गया है कैथेटर, फिर हम एम्ब्रियोलॉजिस्ट को एम्ब्रियोज को इनर शीथ में, यानी कि जो इनर हिस्सा होता है जहाँ पे एम्ब्रियोज लोड किए जाते हैं, उन्हें तैयार करने के लिए कहेंगे। लोड द इनर कैथेटर। तो हम अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि डे 5 तक एम्ब्रियोज करेक्ट डेवलप होते तो कैसे रहते हैं। इन्हें हम ब्लास्टोसिस बोल के कहते हैं। आप अभी जो देख रहे हैं सर वो इमेज है उधर, क्योंकि हम उसको कैप्चर कर सकते हैं और इसके बाद इसे लैमिनार फ्लो के अंदर वापस ले आके लोड करेंगे, क्योंकि हमें इसे ट्रांसफ़र करना है। अगर फ्रीजिंग करना हो तो फ्रीजिंग का प्रोसेस होता है, वरना उसे हम ये केस में हम अभी ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। तो हम अब देखेंगे कि ट्रांसफ़र में होता क्या है। ये ट्रांसफ़र बहुत एक सिंपल प्रोसीजर होता है, बट वेरी केयरफुल, वेरी फास्ट, वेरी एफिशिएंट होना है। आपने जो ये एम्ब्रियोस अभी देखे थे वो डिश में इधर ला चुके लैमिनार एयर फ्लो पे, माइक्रोस्कोप के नीचे चेक करते हुए उनको लोड करते हैं। उसका स्पेशल टेक्निक होती है, डबल सैंडविच टेक्निक बोल के होता है, जहाँ पे हमें बीच में मालूम होगा कि एम्ब्रियोस कहाँ पे है। तो आपने देखा इतना स्मूथ और इतना फास्ट होता है यूजुअली, और एम्ब्रियोस को लोड करके ले जा रहे हैं बाहर। इस डिश पे फिर से एक बार पेशेंट के डिटेल्स कंफर्म किए जाते हैं और उसके बाद यह इनर शीट बहुत ही आराम से हम गर्भाशय में इंसर्ट करते हैं। स्कैन में देखते हुए ही बहुत ही धीमी तरीके से एम्ब्रियोज भी गर्भाशय के अंदर रिलीज किए जाते हैं और फिर हम ये कैथेटर निकाल के एम्ब्रियोलॉजिस्ट को वापस हैंडओवर कर देते हैं, जिससे कि वो लैब में फिर से एक बार चेक कर पाए कि एम्ब्रियोज कहीं ट्यूब में ही ना रह गए हो। तो एक बार उनसे क्लियरेंस होने के बाद ये प्रोसीजर कंप्लीट होता है। तो अभी वो वापस चेक करेंगे कि वेदर एम्ब्रियो है सो है या नहीं है। हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने क्लियर करके हमको इशारा कर दिया है। क्लियर का मतलब हमारे पास है कि एम्ब्रियो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स द एम्ब्रियो हैज गॉन इनसाइड परफेक्टली एंड इट्स गुड टू गो फॉर द प्रोसीजर इज कंप्लीटेड। इसके साथ ही हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसीजर कंप्लीट होता है। इसके बाद पेशेंट को 15 डेज की दवाइयाँ होती है। पेशेंट को तुरंत थोड़ा 1 घंटा ऑब्जर्वेशन में रख के डिस्चार्ज करते हैं। पेशेंट को कंफर्टेबली उनके पोजीशन में रख देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं और फिर 15 डेज बाद हम ब्लड टेस्ट द्वारा रिजल्ट पॉजिटिव है या नहीं चेक करते हैं।